Hello, welcome back to DG School with Aarti. So students, आज हम अपनी कक्षा 7 हिंदी वसंत के चैप्टर 4 मिठाई वाला को यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको अपनी वसंत की बुक के चैप्टर 1, 2, 3 को पढ़ाया और उससे क्वेश्चन आंसर को कराया। यदि आपने अभी तक हमारे इस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मिठाई वाला। यह एक आपकी गद्य खंड की कहानी विधा में लिखी हुई एक बहुत ही मार्मिक भावुक कहानी है, जिसमें एक फेरी वाला होता है जो समय समय पर अलग अलग तरह के सामान ला करके बच्चों को बेचता है बहुत ही कम दामों में। एक महिला को यह बात खटक जाती है और वह उस फेरी वाले के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो चलिए हम भी इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इस कहानी में। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर स्वर मधुर ढंग से गा कर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब वह यह बात बहुत ही मधुर स्वर में कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। उसकी आवाज सुनकर के सभी लोग क्या हो जाते थे, अधीर हो उठते थे, अस्थिर उठते थे, मतलब उसको देखने के लिए कि कौन है। उसके स्नेहा भी सिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों की को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते थे वो जहाँ कहीं भी खेल रहे होते हैं उसकी आवाज़ सुन के उसे घेर लेते थे। महिलाएं भी, पहले की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी तो वो पर्दों को हटा करके खिड़की से या फिर पर्दों को हटा के वहां से झांक करके देखती थी। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है, ऑल इचका। मतलब बच्चों की आवाज में ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों की ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। वह गा गा करके बच्चों को खिलौने देता और फिर ऐसे ही गाते हुए आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, मतलब उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल ए, मतलब कि मेरा घोड़ा सुंदर है, मेरा सुंदर है। वो बच्चे छोटे तुतलाते हुए आवाज में कहते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहड़ी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये, मतलब छोटा बच्चा मुन्नू जो था वो बोलता है कि खिलौने वाला 2 पैसे में ये दे गया है। रोहड़ी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। मतलब कि वह सोच रही रोहड़ी कि इतने कम पैसे में खिलौने कौन बेचता है। एक जरा सी बात ठहरी, मतलब या उसके मन में यह बात ठहर गई, कुछ समय के लिए सोचने लगी। रोहड़ी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती, मतलब वह उसे फिर दोबारा क्यों सोचती। 6 महीने बाद
नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता था, मतलब बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अब लोग बता रहे हैं कि जो मुरली वाला आया है नगर में, वो गा गा कर मुरली बजा करके बेचता है। उसकी मुरली की आवाज बहुत प्यारी है, मुरली बजाने में वो क्या है, उसे उस्ताद मतलब माहिर है, और साथ ही बहुत सस्ती मुरली बेच जाता 2-2 पैसे में। तो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उसे इसमें क्या पड़ता होगा, क्या मुनाफा होता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। एक दूसरे से लोग बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बताया जा रहा है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यह वही व्यक्ति तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, मतलब वह क्या एक उस्ताद है। प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। जब रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। मतलब वह भूल चुकी थी जो बात, उसे वापस से याद आ गया वो खिलौने वाले की बात। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता या फिर इधर ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं। मतलब वो बात कर रही अपने पति से कि उसे बुलाओ, मुरली ले ले। हो सकता बच्चे क्या है खिलौने खेलते हैं, लेकिन अभी वो क्या है पार्क गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वो दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। क्या बोले? क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सुथनी मतलब पैजामा ही ढीली होकर लटक आई। मतलब वो बच्चों की बातें की जा रही कि वो बच्चे मुरली वाले की तरफ दौड़ रहे हैं। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। कहाँ? मुरली वाले के पास। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेवे मुरली और अम्बी लेवे मुरली, मतलब हमें भी मुरली चाहिए, हमें भी मुरली चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक करके देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मुरली वाला बता रहा है कि वैसे मैं 3-3 पैसे में बेच रहा हूँ, लेकिन आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू कह रहे हैं कि तुम सबको या 2-2 रुपए में देते होगे, लेकिन मेरे पे एहसान दिखा रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। या तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। मुरली वाला अपनी बातें रखता है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसे, दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते।
मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव की पड़ी है। अब मुरली वाला कह रहा है कि मुरली जो है हम सब जगह इसी 2 पैसे में ही बेचते हैं और आप कहीं भी जाएंगे आपको इतने कम दाम में मुरली नहीं मिलेगी। मुझे इसलिए सस्ती पड़ी क्योंकि मैंने एक बार में बहुत सारी पीसेस बनवा ली थी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे जरा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग का मुरली निकाल देता। मतलब उसके पास रंग बिरंगी मुरलियां थी, बच्चे जो पसंद करते वो बच्चों को दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। यह अब देखो बच्चों को जैसा पसंद है वैसी मुरलियां निकाल करके वह दे रहा है। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे होते, मतलब मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी तरह को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी या लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मतलब वो बच्चों को मुरलियां बेच रहा है और जिन बच्चों के पास पैसे फुटकर नहीं थे वह उन बच्चों को उनके पैसे भी वापस करता है, मुरली देता है। और जो बच्चे अपनी माँ से पैसे नहीं मांग पाया, जो गरीब थे नहीं उनको पैसे था, वह उन बच्चों को भी फ्री में मुरली दे दिया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहड़ी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। अब रोड़ी सोच रही है कि यह फेरी वाला बहुत अच्छा है और यह बच्चों से बहुत प्यार से उनको सामान बेचता है। ऐसा फेरी वाला पहले कभी नहीं आया है और सस्ते में बेच जाता है। इसी समय मुरली वाले का छीड़ स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोड़ी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा इसका। बहुत दिनों तक रोड़ी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। मतलब बच्चों से कैसे प्यार से बातें करता है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीड़ हो गई, मतलब वह फिर से उस मुरली वाले को भूलने लगी। अब देखिए 8 मास बाद अब देखिए फिर आएगा वो मुरली वाला। कितना सर्दी के दिन थे। रोहड़ी स्नान करके मकान की छत पर अजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी, मतलब अपने हल्के गीले बालों को वह छत पर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब देखो मिठाई वाला आया है। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ जिसमें आपको देखिए ये क्या है, पर्दे की ओट में आकर के अंदर से ही मोल भाव कर रही है। कौन? रोहड़ी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहड़ी नीचे उतर आई। अब देखो उसे स्मरण हुआ है मिठाई वाला क्या, कि वही मुरली वाले की आवाज है। और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहड़ी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर बैठाओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चीक की ओर में बैठी रहूंगी। अब वो अपनी दादी से कह रही हैं कि दादी मिठाई वाले को बुलाइए, क्योंकि पहले पर्दा का प्रचलन था, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी या पुरुषों के सामने नहीं निकलती थी। इसलिए उन्होंने दादी को बोला कि आप उसे चल करके नीचे बैठाइए, मैं पर्दे की आड़ मतलब चिक की आड़ से ही बातें कर लूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं अम्मा? ये नए तरह की मिठाइयां रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी
देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब बता रहा है कि मैं एक पैसे की कितनी देता हूँ? 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। बता रहा है कि मतलब ऑलरेडी मैं बहुत अधिक दे रहा हूँ, आपको क्या पता। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे जरा ज्यादा करना आता भी नहीं। दादी क्या करी, इतना मोल भाव करने के बावजूद जो कह रही है कि मोल भाव करना मुझे नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। मतलब वो बुजुर्ग हो चुकी हैं। रोहड़ी ने दादी से कहा, दादी इनसे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं। अब रोहड़ी कह रही है कि इससे पहले आप यहाँ कभी फिर आए थे कुछ बेचने, क्योंकि आप यहाँ के निवासी नहीं हो। दादी ने इस कथन को देवराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहड़ी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला सहर्ष संशय और विस्मयादि भावों को में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहड़ी का अनुमान ठीक निकला। रोहड़ी सोच ही रही थी पहले से ही कि ये वही मिठाई वाला है। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। मतलब अब वो व्याकुल हो रही थी उससे और भी जानने के लिए, क्यों इतने सस्ते में सामान बेच रहा है। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख मिलता है, और मैं यही चाहता भी हूँ। मतलब कोई फायदा नहीं होता, खाने भर को मिल जाता है और संतुष्टि मिलती है, जो कि मैं वही चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा। मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अब रोहड़ी कह रही है, जब इतनी बातें बता दिए हो तो आगे और भी बता दो, मैं तुम्हारी जो समय तुम हमें दोगे उसके बदले में मैं और मिठाइयाँ ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजी खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। तो ये बता रहा है कौन? मिठाई वाला, बिल्कुल अधीर होकर के, दुखी होकर के, कि मैं भी क्या था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मेरे पास धन दौलत वैभव था, नौकर चाकर थे, मेरी पत्नी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब मेरा वह संसार कैसा था, सोने का था, और मेरे दोनों बच्चे इतने सुंदर थे कि जैसे खिलौने, सजीव खिलौने। पत्नी भी सुंदर थी और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन विधाता की लीला ऐसी हुई कि अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। तो वो दादी से कहा, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। मतलब कि अगर मैं उनको याद करता तो घुट घुट के मर जाता। अब इस तरह क्या है, मैं अपने मन को बहला लेता हूँ बच्चों के बीच। इस तरह जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब हमारे पास धन दौलत सब है और जो नहीं है वह मैं इसी तरह पाने की कोशिश करता हूँ।
रोड़ी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू तरह से तर थे, मतलब उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोड़ी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। या कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोड़ी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए, यह एक बहुत ही मार्मिक और भावुक कहानी थी, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा लिखी हुई मिठाई वाला, जिसमें आपको एक मिठाई वाला व्यापारी बन के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने बच्चों की याद में आकर के मिठाइयाँ बेचा करता था। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देख सकें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अभ्यास प्रश्नों के साथ। आप अपने इस कहानी के सारांश को अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में लिखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। ओके।